नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। ये मेरी थार रॉक्स है। 20,000 किलोमीटर में इसको चला चुका हूँ। सड़क पे चलाया है, मिट्टी में चलाया है, पत्थरों पे चलाया है, इंडिया में चलाया है, नेपाल में चलाया है, बर्फ़ में चलाया है। हर जगह जो है मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ और अच्छा खासा अनुभव एक्सपीरियंस मेरे को इसके साथ में हो गया है। और आज इस वीडियो में मैं वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इन लार्ज बात करेंगे कि ये गाड़ी मैंने क्यों ख़रीदी थी, ये गाड़ी पे कुछ चीज़ें हो रखी है उसकी भी बात करूँगा, रिफ़्रेश कर दूँगा वैसे तो मैंने बताया हुआ है मेन वीडियो में। और मेजर पॉइंटर होगा कि क्या मुझे पसंद आ रहा है, क्या मुझे चीज़ें बढ़िया नहीं लग रही है और कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इन जनरल किसी भी थार रॉक्स में आएंगे। मतलब वो इश्यूज़ नहीं जो मेरे को इस गाड़ी में आ रहे हैं, उसकी बात मैं सेपरेट एक सर्विस वाली वीडियो में करूँगा, क्योंकि दूसरी सर्विस जो है वो हो गई थी और तीसरी सर्विस पे ये गाड़ी अब जाएगी, तो वो सर्विस पे भेजने के टाइम पे वो भी रिकॉर्ड करूँगा। बट पहले जो है दो और चीज़ें हैं जो कि मुझे आपको बतानी है। एक तो ये कि इस गाड़ी पे जो है पीपीएफ मैंने करवाया था, तो वो आपको थोड़ा सा गाड़ी में है येलोइशपन दिख रहा होगा। उसका मेजर रीज़न ये है कि येलोइश हो जाती है पीपीएफ में। ये तो मैट है और मैं इसको मोस्टली ऑलमोस्ट 70% ऑफ टाइम सिर्फ पानी से धोता हूँ। कुछ भी ऐसा मैंने उसको क्लीन करने के लिए साबुन, शैम्पू ऐसे कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि एक्चुअली करने पर जो है ज़्यादा मेंटेन रहती है। मेरा रीज़न सिंपल है कि मेरे पास में घर में वॉश करने के लिए जो है प्रेशर वॉशर है, तो मैं सिंपली वहाँ प्रेशर वॉशर मारता हूँ, साबुन नहीं यूज़ करता हूँ। तो इस वजह से थोड़ी सी ये गंदी ज़्यादा हो गई है, लेकिन पीपीएफ कहीं से निकली नहीं है। उसका एक्सपीरियंस एकदम फैंटास्टिक है, जैसी पहले दिन थी वैसी अभी भी है। दूसरी चीज़ जो है वो है दो परेशानियां जो मैंने अपने आप कर ली इस गाड़ी के साथ में। एक तो स्पीति वाले ट्रिप पे जो है यहाँ पे डेंट लग गया था, ये नीचे की तरफ जो आप देख पा रहे हो। इंटरेस्टिंगली दोनों चीज़ें जो हुई है, दूसरा इम्पैक्ट भी दिखा रहा हूँ, दोनों चीज़ें तब हुई है जब मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं गाड़ी के बाहर था। ये वाला तो गाड़ी को देख रहा था मैं, तब हुआ था, तो वो एक बड़ी थोड़ा सा ज़्यादा चुभा था वो। ये चीज़ मेरे सामने हुई नहीं थी तो मुझे इतनी ज़्यादा नहीं चुभी इतनी। यहाँ पे एक विंडशील्ड में चिप क्रैक है। ये गाड़ी हाईवे पे चल रही थी और सीधा आके पत्थर लगा और उस पर जो है चिप क्रैक आया छोटा सा, बट अब वो बड़ा होते होते जो है एक्सटेंड हो रहा है। और क्योंकि टूटे ग्लास के साथ चलाना सेफ और लीगल दोनों नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसको चेंज कराना था। मैं विंडशील्ड एक्सपर्ट्स वालों के पास लेके गया, जहां मुझे सबसे पहले तो ये नई चीज पता लगी कि चिप क्रैक्स को टाइम पे ट्रीट किया जाए तो ग्लास फर्दर डैमेज होने से रोका जा सकता है। मैं वहां पहुंचा तब ऑलरेडी किसी गाड़ी का ग्लास ही रिपेयर हो रहा था, बट मेरे केस में देर हो चुकी थी तो ग्लास रिप्लेस ही होना था। थार रॉक्स की बात पे लौटें उससे पहले विंडशील्ड चेंज का प्रोसेस देख लो। ग्लास चेंज होना वैसे कोई लेंदी प्रोसेस नहीं है, a few hours मैक्स। इवन आप इंश्योरेंस भी क्लेम करवाना चाहते हो तो विंडशील्ड एक्सपर्ट्स को एडवांस में व्हाट्सएप पे ही डॉक्यूमेंट शेयर कर दो, वो आपके क्लेम को खुद ही प्रोसेस करवा देंगे। मेरी गाड़ी के ग्लास को पहले केयरफुली रिमूव किया गया और ये प्रोसेस दिखता आसान है, लेकिन सही टूल्स और टेक्निक उतारते और लगाते दोनों वक्त चाहिए। रॉक्स के ग्लास पे एडास और रेन सेंसर लगे हुए हैं, उनको भी उतारा गया केयरफुली और फिर नया ग्लास निकाला गया। क्योंकि विंडशील्ड एक्सपर्ट्स AIS या असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड की ही कंपनी है, जो कि OEM ग्लास सप्लायर है बहुत सारे ब्रांड्स की, तो मेरी गाड़ी के लिए मुझे एग्जैक्ट ग्लास ही मिला जो पहले लगा था। इनफैक्ट थार के सारे ग्लास AIS के ही है, ना भी होते तो भी दिस इज अ बिग ओल्ड रेप्यूटेड कंपनी। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, टूल्स और टेक्निक वो भी इंपॉर्टेंट है ग्लास की क्वालिटी के साथ साथ। अच्छी क्वालिटी का एडेसिव यूज करके नए ग्लास को करेक्टली सेट किया गया। बाय द टाइम आई रियलाइज कि फास्टैग और नंबर प्लेट स्टिकर नए ऑर्डर करने होंगे। आप एडवांस में भी करके रख सकते हो, लेकिन मुझे तभी याद आया। बट ओवरऑल अच्छा प्रोफेशनल काम हो गया। मैंने वाइपर ब्लेड्स भी चेंज करवाए, या कह लो अपग्रेड करवाए। आगे बताता हूँ वो क्यों किया मैंने। इन केस आपको कोई ग्लास चेंज या रिपेयर करवाने की जरूरत है तो विंडशील्ड एक्सपर्ट्स के पास में जा सकते हो। ऑलमोस्ट 120 प्लस लोकेशंस पे आपको 65 प्लस सिटीज़ में मिल जाएंगे। ओके जी, तो विंड स्क्रीन जो है वो चेंज हो गई है। फ्रंट विंडशील्ड पूरी एकदम प्रॉपर न्यू, ब्रांड न्यू जैसी हो गई है, कुछ भी जो है उसमें ऑल्ट्रेशन नहीं है। यानी फिलहाल जो है बात ये है कि सबसे पहले मैं आपकी मेमोरी थोड़ी सी ब्रशअप कर देता हूँ कि मैंने आखिर थार रॉक्स जो है वो क्यों खरीदी थी। वो जो है मेरा सिंपल रीज़न था, देखो जब ये आई थी तो एकदम ब्रांड न्यू थी और थोड़ा लोगों में इंटरेस्ट भी था। थार का कंटेंट में अगर बनाऊंगा तो लोग देखेंगे तो थोड़ा बहुत मेरा पैसा वसूल होगा। हालांकि मेरे को 25 लाख रुपये ऑन रोड भरी दी है, उतना तो पैसा नहीं वसूल हो पाएगा कभी भी, बट मुझे लगा थोड़ा सा लोगों में इंटरेस्ट रहेगा, मुझे इस पर कॉन्टेंट जो है बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही में मेरे को टाटा की आफ्टर सेल सर्विस जो है वो टेस्ट कर ली थी मैंने अपनी पंच लेके। मुझे महिंद्रा जो है उनके आफ्टर सेल सर्विस का एक्सपीरियंस लेना था, तो वो भी जो है उसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो आ ही जाएगी। और जो है एक मात्र चीज़ जो मतलब मुझे उस टाइम गाड़ी लेते टाइम पे चाहिए थी, वो थी एक 4x4 केपेबल व्हीकल चाहिए था। बिकॉज हम लोग जब बाकी गाड़ियाँ हमारी शूट करते हैं तो कई बार हमें ऑफ द रोड जाना होता है। जैसे अभी मैं वो भी लेके गया था, मेरी रिसेंट वीडियो हमने कौन सी की थी, LC जो हमने शूट करी थी, LC 300 जब शूट करी थी तो फंस गई थी वो। कुछ जगह होता है, कई बार हम एक्सट्रीम जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं
हैं कहाँ जा तक फंसेगी गाड़ी, और फिर फंस जाती है तो हमें दूसरी गाड़ी चाहिए होती है। तो हम एज ए बैकअप व्हीकल जो है, जो भी व्हीकल मेरा होता है उसको हम 4x4 चाहते थे। जिमनी जो है वो अल्टीमेट मुझे चाहिए थी, बट थार रॉक्स उस टाइम जो है पॉपुलर होने की वजह से और महिंद्रा के सेल्स वगैरह देखने के हिसाब से मैंने खरीदी, और ये ही मेरा एक प्राइमरी रीज़न था। बट 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद में जो है अच्छा बुरा क्या लगा, उस पर अब आते हैं। असली चीज़ वहीं पे है। सबसे पहले क्या चीज़ मस्त लगी मुझे, देखो 25 लाख किलोमीटर पूरा 25 लाख रुपए मैंने जो इस गाड़ी के दिए हैं, और मुझे लगता है 25 लाख रुपए की हर पेनी जो है वो वर्थ रही है मेरे लिए, या कोई भी अगर थार रॉक्स रहेगा उसके लिए वो वर्थ रहेगी। उसका रीज़न बताता हूँ। गाड़ी को सॉलिड प्रेजेंस, एकदम बढ़िया लगती है गाड़ी, बड़ी लगती है, कोई भी इशूज़ में नहीं है। हाँ, कुछ एंगल से उतनी सुंदर नहीं लगती थी मेरे को पर्सनली, तो मैंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करके चेंज करवा लिया। जो मैंने आगे ग्रिल चेंज करवाई है वो मुझे भी पसंद नहीं आती है, लेकिन अब करवा ली है तो करवा ली है। उसको जो है फिर से ऑल्टर कर दूंगा मैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे, क्योंकि इनिशियली मेरा प्लान था ऑलमोस्ट जो है पीक समर्स में टेस्ट करके हम इसको बेच देंगे। फिर हमें लगा नहीं, अभी थोड़ी और रखते हैं, अब थोड़ा मन बन रहा है, तो अगर मैं इसको रखने लगा आगे तो मैं वो ग्रिल जो है फिर से चेंज करवाऊंगा और कुछ ऑल्ट्रेशन उसमें करूँगा। बट इन अ नटशेल, मतलब जो भी मैं गाड़ी को देखता हूँ मुझे सही लगती है गाड़ी, एकदम अच्छी खासी जो है रोड प्रेजेंस भी है, और सॉलिड ऐसा फील भी आता है प्रॉपर। वो टिपिकल थार वाला जो फील लेना चाहते हो आप गाड़ियों के साथ में, वो इस थार रॉक्स के साथ में भी आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद में जो है गाड़ी ना सिर्फ जो है दिखती बड़ी है, बल्कि पावरफुल भी है। और आपको जो है जिस तरीके का जो इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं, चाहे वो पेट्रोल ले लो चाहे वो डीजल ले लो, दोनों ही इंजन पावरफुल है, अच्छे खासे पावर ऑफर करते हैं। नॉट जस्ट दैट, गाड़ी जो है फ्यूल एफिशिएंसी और एनवीएच के मामले में भी तगड़ी है। एक्चुअली रोड पे चलते हैं। वैसे मुझे जो बोलना था इंजन वगैरह के बारे में मैंने नीचे बोल दिया है, बट मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता था कि इसको चलाते टाइम क्या मज़ा आता है मुझे। ख़राब सड़कों पर जिस तरीके से इंजन बिहेव करता है, जो ओवरऑल ट्रैक्टेबिलिटी है इस इंजन की, भाई मैं तो क्या मतलब क्या ही बताऊँ आपको। मैं सारे दिन यही करना पसंद करूंगा इस गाड़ी के साथ में। हालांकि इसकी राइड क्वालिटी में एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी उस पर मैं आऊँगा, बट जिस तरीके का इंजन है, स्पेशली अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन अगर आप खरीद लोगे फिर तो आपको और ही मज़ा आ जाएगा। मतलब उस स्टॉक कन्वर्टर के साथ में ये क्या फिट बैठता है। मैंने मैनुअल लिया था बिकॉज मेरे को पता था कि मैं किस तरीके की यूजेज में हूँ। हालांकि मैनुअल की मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी खरीदने से पहले, बट मैंने मैनुअल लिया था और मुझे समझ में आ ही गया था कि मैं क्या ले रहा हूँ। एंड इट्स जस्ट अमेजिंग जिस तरीके से ये जो है चलता है। क्लच थोड़ा सा भारी जरूर हो गया है, बट अभी भी जो है पॉजिटिव साइड में ही है कि जो पॉजिटिव जितना रहेगा उतना, मतलब कहते हैं ना कि ये हाँ इतना क्लच भारी मैं सहन कर सकता हूँ, तो वैसा ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और सिटी वगैरह में भी ये गाड़ी जो है चलाने में मज़ा आता है। जिस तरीके का बड़ी गाड़ी है, और अगर आप देखो जिमनी से वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, जिमनी अलग तरीके की गाड़ी है, फिर भी मेरा बार रेफरेंस देने के हिसाब से यूज़ करता हूँ। जिमनी से छोटी गाड़ी है, फिर भी उसका टर्निंग रेडियस जो है वो परेशानी करता है। इसके साथ वो टर्निंग रेडियस भी इशू नहीं है, शहर में इधर उधर घूमने में भी इशू नहीं है, प्लस 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब कुछ अमेनिटीज़ दी हुई है, तो उसकी वजह से भी जो है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है शहर में इधर उधर जाने के हिसाब से। विजिबिलिटी वाइज भी कोई इशू नहीं है, जहाँ मैं बैठता हूँ सब कुछ आगे पीछे दिखता है, बड़े मिरर्स वगैरह सब कुछ है, कोई भी किसी तरीके का इशू जो है विजिबिलिटी वाइज भी नहीं आया। इट इज़ परफेक्ट। उसके बाद इंटीरियर्स में गाड़ी जो है वो अच्छी खासी लोडेड है, क्योंकि आप मोस्टली 4x4 लगा के ऑफ द रोड नहीं जाओगे, तो वो उस तरीके की गाड़ी जब आप लेते हो तो आमतौर पे आपको जो है बेयर मिनिमम चीज़ें अंदर मिलती है। मोस्टली वो रगेड बनाने के हिसाब से ही चीज़ें दी जाती है। चाहे महिंद्रा की पुरानी गाड़ियों का जो एग्जांपल ले लो, जो बोलेरो वगैरह अब तक आ रही है, या जो पहले थार आया करती थी उसका एग्जाम्पल ले लो, चाहे कोई और इस सेगमेंट में जो है गाड़ी आती है, जिमनी इवन अगर जो है वो बहुत ज़्यादा लोडेड नहीं है, बहुत ज़्यादा रगेड होने के हिसाब से जो है उसको बनाया गया है। तो 4x4 यूजुअली वैसे ही होती है, लेकिन महिंद्रा को जो है रॉक्स के साथ में थोड़ी लग्जरी और थोड़ा सा, जब आप मोस्टली शहर में इधर उधर घूम रहे हो या जब आप ऑफ द रोड नहीं हो, तब थोड़ा फील गुड रहे, जो ओनर बैठा है उसको थोड़ा अच्छी लगे गाड़ी, टाइम पास उसका हो जाए, वैसे गाड़ी रखनी थी। और वो चीज़ें जो है यहाँ बखूबी मेरे हिसाब से होती है। मतलब जब मैं बैठता हूँ मोस्टली स्टीयरिंग जो है वो लाइट है ESP के होने की वजह से, यहाँ बड़ी स्क्रीन है, यहाँ बड़ी स्क्रीन है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों के दोनों प्रोजेक्ट होकर चलते हैं। पहले एप्पल कारप्ले नहीं आया था, बट उसके बाद में अपडेट के बाद में जो है वो दे दिया गया है। उसके बाद में इसमें खुद में नेविगेशन है, अगर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हो तो गाड़ी में जो है कनेक्टेड कार वाले फीचर्स हैं गाड़ी में। यहाँ पे जो है प्रॉपर मैप प्रोजेक्ट हो जाता है, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड ऑटो वाला गूगल मैप जो है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाता है। और इस थीम को जो है, जो कि पहले थोड़ी अजीब लगती थी, उसको भी उन्होंने फर्स्ट अपडेट में जो है चेंज किया है। और बाकी चीज़ें जैसे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह हुआ, या सीट वेंटिलेशन वगैरह हुआ, या ओवरऑल ये जो वाइट कलर है, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे भी डाउट था कि गंदी वंदी होगी, ये सब चीज़ें हो रही है गंदी, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई ऑनेस्टली, पता नहीं, हम लोग ज़्यादा साफ़ रहते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता रहते हैं। मेरे बच्चा है वो पीछे जब भी बैठता है इधर उधर चीज़ें गिराता ही है, और गंदी भी होती है। बट
ऐसा गंदी लग नहीं रही है कहीं से, मतलब सीट जो है वो इवनली कलर जो है उसका धीरे धीरे गंदा हो रहा है। हाँ, जब मैं कपड़ा लेके साफ करने बैठूंगा तो मुझे पता चलेगा अरे इस गाड़ी का कलर थोड़ा सा अलग था सीट पे यहाँ पे, और वैसी वाली फीलिंग आती है। इन जनरल ये गंदी फील नहीं होती है, एयरी फील देती है, और पीक गर्मियों में जो है गाड़ी अंदर से उतना गर्म नहीं होती है। तो मुझे वाइट इंटीरियर जो है, जो लेने का मेरा लॉजिक था, वो मेरे को जस्टिफाइड जो है यहाँ पे लग रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट जो ओवरऑल गाड़ी में फीचर्स वगैरह है वो तो मुझे पसंद आ ही रहे हैं। और उसके बाद में है रियर सीट। ये गाड़ी 4 लोग प्लस उनका डिसेंट साइज़ का लगेज जो है वो लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, और चारों लोग ठीक ठाक कंफर्ट में बैठ सकते हैं। ये जो पीछे सीट आप देख पा रहे हो ये रिक्लाइन भी होती है, इसके एंगल जो है वो चेंज कर सकते हो, आप कंफर्टेबल वे में बैठ पाते हो। इनफैक्ट ये जो है मेरे हिसाब से सेट है 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 8 इंच। एक जना हम दोनों में से मतलब यहाँ या यहाँ पे जो है 6 फुट का बैठ सकता है। अगर 5 लोग नहीं बैठे हैं, 4 ही लोग बैठे हैं, तो आर्मरेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड AC जो है उसका थ्रो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट धीरे धीरे जो है वो आपको ठंडा जो है ओवरऑल कर ही देगा, मतलब ठंडक जो है फील करवाने लगी जाएगा। पीछे भी आपके पास में फास्ट चार्जिंग है, फ़ोन वोन रखने की जगह है आपके पास में, यहाँ पे भी स्पेसेस है, यहाँ पे भी फ़ोन रखने की जगह है। ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस, कोई भी जो है इशू मेरे को यहाँ पे भी नहीं हुआ। द ओनली थिंग जो मेरे को मिस करते हुए लगता हूँ, अगर शेड वेड दे दिए जाते, क्योंकि आई नो आई एम आस्किंग टू मच, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारा हिस्सा कवर्ड है, इतना ज़्यादा धूप ऐसे अंदर आती नहीं है, बट अगर वो दे दी जाते तो ये तो कमाल स्पेस एक्चुअली हो सकता था। तो ओवरऑल 4 लोग बैठ सकते हैं, और उनका लगेज जो है ठीक ठाक लगेज, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक लगेज जो है वो भी पीछे आ सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई। ऐसा इन जनरल बड़ी कोई बहुत ज़्यादा रैंट टाइप चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत है, तो सब छोटे छोटे हिसाब से बताता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि जब ड्राइवर यहाँ पे बैठता है, और मैंने जो आपको कंफर्टेबल पोजीशन मेरी पीछे वाली बताई है उस हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आमतौर पर मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ बैठना। ये क्योंकि मेरी गाड़ी मैनुअल है तो उस हिसाब से, तो ये वाला पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंट्रूड नहीं करता है, बट फिर भी आपको ना रूम नहीं देता है ऐसे मूवमेंट करने की। और एक पॉइंट के बाद में आपको ऐसा लगता है यार यहाँ थोड़ा स्पेस हो जाता, या ये मैनुअल में नीचे की तरफ थोड़ी जगह हो जाती, तो डेड पेडल जो है वो अगर आ जाता तो थोड़ा बेटर होता। उनकी वो जो फील है, स्पेशली अगर मेरे से बड़े हो, जैसे ललित जब भी गाड़ी चलाता है वो 6 फुट के आसपास है, तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प सा जो है वहाँ पे लगता है। मुझे लेट्स से कि मेरे को 3 घंटे चलाने के बाद प्रॉब्लम होती है, तो उसको 2 घंटे बाद चलाने के बाद ही प्रॉब्लम आने लग जाती है। वैसे वाला फील जो है यहाँ पे है, तो थोड़ा सा क्रैम्प्ड फुट स्पेस है। और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है बॉटल होल्डर। महिंद्रा ने जो है ये दरवाज़ा एग्जैक्ट वो लिया है जो थार में आता है, थार रॉक्स में भी वही है, बट इस दरवाजे के जो इनर जो वॉल है उसको चेंज किया गया है। उसमें ऑब्वियसली यहाँ ऊपर लेदर वगैरह मटेरियल अच्छे किए गए हैं, स्पीकर ट्विटर्स वगैरह डाले गए हैं, बट एक प्रॉब्लम हो गई है, जो सबसे बड़ा बॉटल होल्डर है वो यहीं पे है, और उसमें भी आप देखोगे ये बॉटल सीधी नहीं जाती है। अब ये तो क्या है, सॉफ्ट है थोड़ी सी, तो इसमें ठूसूंगा तो चली जाएगी, क्या होगा इसको, मतलब इतना ज़्यादा रेजिस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। बट कुछ भी अगर आप सॉलिड बेस की, अगर कुछ मेटल वाली बॉटल रखते हो, कुछ भी रखते हो, तो आप वो जो है बड़ी बॉटल नहीं रख सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ है कि अंदर की तरफ थोड़ा गहरा है, तो उसमें कुछ कपड़ा वपड़ा डाल के, जैसे कि मेरे पास में यहाँ रखा हुआ है, ये डालने के बाद भी मैं बॉटल जो है उसको अंदर घुसा सकता हूँ, बट ये तो दिल खुश करने वाली बात होगी। इसको थोड़ा सा बेटर और बड़ा डिज़ाइन किया जाता है, बिकॉज ये जब बंद होता है तो थोड़ा स्पेस रहता है, तो एक ढंग की 1 लीटर वाली बॉटल के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। एक और प्रॉब्लम है एक्चुअली, इधर आओ, एक और क्लेवर चीज़ है जो एक्चुअली की जा सकती थी, जैसे कि ये कप होल्डर है, इसमें मैं बॉटल घुसा के रख सकता था चाहूँ तो, बट प्रॉब्लम क्या है, मेरे को अब जो है ऐसे फिडल करने में प्रॉब्लम आती है, मैं इनको यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ। और ये वाले पे तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये फिर स्लाइड होता है, और अब तो जो है अपडेट के साथ में ये वाला भी स्लाइड होने लग गया। मे बी व्हाट महिंद्रा कुड हैव थॉट इनिशियली कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है ये एक्चुअली इधर आ जाए, या ये कप होल्डर वाला पार्ट यहाँ आके नीचे मैकेनिकल चेंजेस करके जो आपका 4x4 लीवर है वो यहाँ पे भेज दिया जाए। कुछ ऐसी चीज़ इनिशियली ही डिज़ाइन की जा सकती थी, बट अब जो है थार का नॉर्मल फेसलिफ्ट में तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कुछ जनरेशन चेंज वगैरह आ जाए वहाँ पे जो है ज़रूर हो जाएगा, बट अभी वो दूर की बातें हैं। बस थोड़ा सा बेटर अगर ये छोटी मोटी चीज़ें दे दी जाती, स्टोरेज ऑप्शन थोड़े से बेटर किए जाते तो मज़ा आता। एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ में व्हील्स में भी है, जो कि मैंने लॉन्च पे ही बता दिया था कि इस गाड़ी के व्हील्स थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए हैं अपने एजेस से, और उसकी वजह से स्क्रैचेस आ सकते हैं, बिकॉज ये ऑफ रोड जाएगी गाड़ी, और पत्थर वगैरह से जो है स्क्रैचेस आ सकते हैं, और वो हुआ भी है। इनफैक्ट मेरी गाड़ी पे व्हील्स पे ये जो छोटे मोटे स्क्रैचेस आप देख पा रहे हो, ये इतने हैं जितने यहाँ पे बम्पर पे आगे या यहाँ पे जो है साइड फुटवेट, ये जो फुटरेस्ट है इस पर भी नहीं है। यानी कि ये व्हील्स जो है थोड़े जल्दी स्क्रैच कर जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब व्हील को डिज़ाइन किया जाए तो इनको थोड़ा उस हिसाब से डिज़ाइन किया जाए, या टायर को और ज़्यादा प्रोट्रूडिंग रखा जाए, तो जो है मामला सॉल्व हो सकता है थोड़ा बहुत।
एक चीज़ है जो मैंने इसके पॉजिटिव में नहीं डाल के नेगेटिव में डाली है, वो है इस गाड़ी के ओवरऑल एनवीएच। एक्चुअली इसकी एनवीएच बहुत बढ़िया है, ठीक है। जिस तरीके का इंजन है, जो डीजल इंजन है, स्पेशली जब आप सिटी वगैरह में इधर चला रहे तो आपको नहीं पता चलता कि डीजल इतना शोर वोर भी नहीं करता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं 21,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। एक तो ये वार्निंग वगैरह को इग्नोर कर देना, इसमें से एक तो जो है मेरे टायर का पंचर बदलवाते टाइम पे सेंसर टूट गया था तो उसकी वजह से है, एक DEF डलना है तो उसकी वजह से है, और एक जो वार्निंग लाइट आ रही है वहाँ पे वो ये रिमाइंडर है कि सर्विस का टाइम आ गया है। ऐसा कोई भी खराब नहीं हुआ, और इधर मैंने इमरजेंसी ब्रेकिंग बंद कर रखा है, उसका है। तो जो बात मैं कर रहा था एनवीएच वाली, एनवीएच इसके पॉजिटिव में है, बट फिर भी मैं उसको नेगेटिव में से डाल रहा हूँ बिकॉज गाड़ी में काफ़ी भयंकर विंड नॉइज आती है। जब तक आप 70-75 की स्पीड जो कि मैं अभी चल रहा हूँ तब तक तो सब ठीक है। एक बार की मैं AC ऑफ करता हूँ एंड 80-85 क्रॉस करता हूँ मैं अभी, क्योंकि मैं सामने गाड़ी के जो है स्लिप स्ट्रीम में हूँ तो इतने ज़्यादा हवा जो है वो फरफराट नहीं करेगी। जैसे ही मैं ओपन उसमें आता हूँ, मतलब एक तरीके से सामने अगर कोई गाड़ी ना हो, जो कि मोस्टली सिचुएशन होता है कि इतने क्लोज किसी में चलाते हैं, वैसे ही इसकी हवाएं बढ़ने लग जाती है, फर 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 फर। देखो अब सुनना आप, सो ये जो चीज़ है, हवाएं वगैरह जो है वो लगातार आपको परेशान कर सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जो है अदरवाइज एनवीएच जो है बहुत बढ़िया एंजॉय करते हो गाड़ी में। ये हवाएं आपको ऐसे फील करती है कि अरे यार ये काफ़ी आ रही है। पुरानी थार वगैरह में भी इशू था, इनफैक्ट थार में भी इशू है, उसमें भी हवा वगैरह काटती है, बट उसका एनवीएच इतना ज़बरदस्त नहीं है जितना इसका हो गया। इसका तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो गया एनवीएच भाई, इस वजह से जो है वो विंड नॉइज ज़्यादा सुनाई देती है गाड़ी में। ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब आप बोलोगे नेगेटिव पॉइंट कैसे हो सकता है? वेल, जब लगेज लोडेड हो आपकी गाड़ी में पूरा, तो मूव करते 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 इस पे आके, मतलब क्योंकि ये लॉक होता है तब जो है ऐसे बंद हो जाता है और यहाँ के वो चिपक जाता है लगेज, और ये अनलॉक नहीं हो पाता है, नो मैटर आप जो है कितना ही ट्राई कर लो। फिर आपको जो है पीछे से रियर पैसेंजर सीट से घुस के थोड़ा लगेज हटा के उसको अनलॉक करना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली ए बिग प्रॉब्लम जब आप ट्रिप्स वगैरह पे होते हो। ऐसे रेगुलर डेज में तो लगेज क्योंकि इतना लोडेड नहीं होता तो इतना प्रॉब्लम होती नहीं। और उसके बाद में इसकी ओवरऑल राइड क्वालिटी और जिस तरीके के टायर्स इस्तेमाल किए गए वो भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। सी, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जब ये गाड़ी नॉर्मली चल रही होती है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ और ये एकदम से सड़क में पैच वर्क आया, और जब ये शहर में चल रही होती है और वहाँ पे पैच वर्क वगैरह आया कहीं, मतलब ऐसा ख़राब सड़क है वो अलग बात है, जैसे पूरी टूटी हुई सड़क है, बट सड़क है और उसमें पैच वर्क गड्ढे वड्ढे बने हुए हैं, ये गाड़ी वहाँ पर काफ़ी हिल जाती है, हिला देती है बाय गॉड पूरे बंदे को अंदर बैठे हुए को। और ड्राइवर के अलावा ये कोई भी एंजॉय नहीं करता है, उन सबको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है। ऑन टॉप ऑफ इट, इस मेरी गाड़ी में C8 के टायर लगे हुए हैं। इस गाड़ी में 2 ऑप्शन आते हैं 19 इंच में, या तो C8 लगे हुए आएंगे या MRF लगे हुए आएंगे। मुझे ऐसा लगा कि MRF थोड़े बेटर है। मैंने उसको स्पीति वाली ट्रिप पे टेस्ट किया था। स्पीति वाली ट्रिप में जो मेन थार है वो मेरी नहीं है, वो महिंद्रा की खुद की थार है, उसमें MRF टायर लगे हुए थे। मेरी गाड़ी भी जो है साथ में गई थी और उसमें C8 लगे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो MRF वाले टायर थोड़े से बेटर जो है ओवरऑल परफॉर्म कर रहे हैं। और वो एक चीज़ है जो कि जब शहर में वो छोटी मोटी राइड क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ और ज़्यादा हार्श या राइड को ऐसा बना देते हैं जब आप इधर उधर उछलने लग जाते हो। तो वो एक चीज़ है आपको लेटर फ्रेम के साथ में रहेगी कि कभी भी आप ऐसा कंप्लीटली सेटल नहीं हो पाओगे, एंडुलेशंस वगैरह फील होती रहेंगी, लेकिन वो राइड क्वालिटी को थोड़ा सा और बेटर कर दिया जाता गड्ढों में तो मज़ा आ जाता बाय गॉड। फिर वहाँ पे जो है वो मतलब फिर कोई नेगेटिव मेरे ख्याल से राइड में इसमें रहता ही नहीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मुझे लगता है महिंद्रा को पक्का सॉल्व कर ही देनी चाहिए। एक्चुअली इनको इश्यूज़ में रखता मैं, बट ये जो एरिया है यहाँ पे कहीं पे माइक लगा हुआ है, और वो माइक जो है वो जब गाड़ी चलती है 60, 70, 80 से ऊपर तो जो है सामने वाले को आवाज़ नहीं पहुँचने देता है, विंड नॉइज़ उसमें बहुत सुनाई देती है। ये इश्यूज़ में रखना चाहता था, बट मैं कौन में रखूँगा ये, क्योंकि जो है मुझे पता है महिंद्रा सॉल्व कर सकता है, बट मुझे लगता है वो अब तो सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि डिज़ाइन वगैरह सब कुछ हो गई होगी अंदर। अब कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ की बात करें जो कि महिंद्रा सॉल्व कर सकती है अगर उन्होंने देख लिया या उनको फीडबैक मिल गया, या हो सकता है उन्होंने कुछ सॉल्व कर दिया। तो सबसे पहले जो चीज़ सॉल्व कर दी उस पर आते हैं। इस गाड़ी में कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। मैं सच बता रहा हूँ, इतना फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए कि मैं इस गाड़ी के पास आ रहा होता हूँ, मैं मेरी चाबी जो है निकालता हूँ, बिकॉज इस चाबी पे जो है ऐसे आप मेकअप भी नहीं कर सकते हो, कौन सा लॉक है कौन सा अनलॉक है जेब में पड़ी पड़ी, निकालता हूँ फिर मैं दबाता हूँ फिर मैं अंदर घुसता हूँ। ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कभी कभी, मुझे लगता है कि यार ये क्यों नहीं दिया। महिंद्रा ने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। जो 2025 में गाड़ियाँ बुक हुई है अंदर वाले डार्क इंटीरियर के साथ में, उन सब गाड़ियों में टॉप एंड AX7 में यहाँ पे एक बटन मिल रहा है भाई रिक्वेस्ट सेंसर का। मेरी गाड़ी में भी लगा दो यार, मतलब मैं थोड़ा सा जल्दी ले ली, ये क्या था गुना। एक और चीज़ जो है जो जब मैं रियर में बैठा हूँ तो मैंने नोटिस करी कि गाड़ी जो है उसमें ये वाला पार्ट थोड़ा सा जब आप कीचड़ से निकलते हो तो गंदा होता है, ये वाला पार्ट गंदा होता है, एंड आप जब आगे बैठ के उतर रहे हो तो अगर यहाँ कीचड़ लगा हुआ है तो मोस्ट लाइकली आपकी पैंट पे वो टच हो जाएगा। एंड सबसे बुरी चीज़, मैंने गाड़ी में कोई भी एक्सेसरी नहीं लगवाई हुई है। यहाँ पे जो है मड फ्लैप मोस्टली डीलर्स जो है वो लगा के देते हैं, बट अगर आप नहीं लगाते हो तो इस पैटर्न में गाड़ी जो है गंदी होती जाती है जब भी आप जो है चलाते हो इसको।
ये एक ऐसी चीज़ है जिसको महिंद्रा को थोड़ा सा अच्छे टाइप के मड फ्लैप या एक अच्छा सा पार्टीशन यहाँ बना के उसको जो है मतलब इशू को सॉल्व कर देना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मड फ्लैप जो लगते हैं वो थोड़े से बड़े हैं और वो और ज़्यादा विंड नॉइज़ जो है वो क्रिएट करेंगे। महिंद्रा को इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आप उनके एक्चुअल में कई लोगों ने जो रिव्यूज़ किए हैं, अदर मीडिया जर्नलिस्ट वगैरह ने जो किए हैं, उनमें भी कई बार देखोगे ये चीज़ कॉमन मिलेगी, गाड़ी को ऐसे गंदी हुई देखोगे आप इस जगह से, बाकी साफ दिखेगी आपको। उसके बाद में एक और चीज़ है, वो है वाइपर, जो मैं आपको पहले बता रहा था। ये जो करंटली वाइपर लगे हुए हैं जो कि थोड़े से फ्लेक्सी लग रहे हैं, ये मैंने चेंज करवा लिए हैं। और महिंद्रा ने जो एक अपडेट किया है अपनी गाड़ी में, जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने आर्मरेस्ट चेंज कर दी है, रिक्वेस्ट सेंसर डाल दिया है, उन्होंने वाइपर्स भी चेंज कर दिए हैं। नई वाली गाड़ी के वाइपर कैसे मैंने नहीं देखे हैं, बट पहले वाले वाइपर जो थे वो ढंग से साफ़ नहीं करते थे। एंड महिंद्रा का कहना है कि जो नए वाले वाइपर है वो कम आवाज़ करेंगे। आई डोंट नो वो क्या क्लियरली साफ़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट इनके वाइपर जो है वो ढंग से कांच साफ़ नहीं कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ लग गया है तो साफ़ होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर आपको हाथ से ही करना पड़ता है, मोस्टली होता नहीं है साफ़ वो, तो वो थोड़े से इशू। और इनफैक्ट कई बार तो पानी भी पूरी तरीके से साफ़ नहीं कर पाता है, आवाज़ आती रहती है ऐसे। अब इसमें अंदर आया हूँ क्योंकि 2-3 चीज़ें मुझे बतानी है। ये एसी जो यहाँ पे ब्लोअर्स दिए गए हैं जिस तरीके के आपके पास में, वो एसी की कूलिंग बहुत बढ़िया है। प्लस मैं वाइट गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी इंटीरियर वाइट है, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा कूलिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो कभी नहीं हुई। एक्चुअली कूलिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है, थोड़ी देर में गाड़ी जो है मेरी गर्म हो जाती है, कोई भी इशू उसमें मुझे नहीं है। बट ये जो डिज़ाइन है इनकी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ यूज़, मतलब जिस तरीके लगते हैं थोड़े से अच्छी क्वालिटी के या अच्छे इंजीनियर नहीं लगते हैं, बट वो एक्चुअली उनका थ्रो भी बहुत बढ़िया नहीं है। हर जगह वो थ्रो नहीं कर पाते हैं कैबिन में, मेरे को कई बार ऐसे फेस पे हवा लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो है इस तरफ क्यों चाहे उस तरफ क्यों, इनको थोड़ा सा बेटर डिज़ाइन जो है मेरे ख्याल से करना चाहिए महिंद्रा को। एंड ऑन टॉप ऑफ इट ये जो इतने सारे बटन्स है, मुझे बटन्स पसंद है और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस गाड़ी में मेरे को बैठ के कोई दिक्कत नहीं होती है। बट 2 चीज़ें हैं, एक तो मैंने रिव्यू वीडियो में बोला था, ये एसी अगर मैं ऑटो पे रख के एडजस्ट करूँ, जो कि यहाँ दिखाता है जब भी एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है तो ये दिखाना बंद कर देता है, जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे को जो है बाहर आना पड़ता है होम बटन दबा के और फिर देखना पड़ता है कि एसी का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। छोटा सा इशू है, सॉफ्टवेयर से सही हो सकता है। उसके बाद में ये जो बटन यहाँ पे दिए गए हैं, ऐसा ऑलमोस्ट हर लंबी ट्रिप पे हुआ है कि मैं कभी कभार कोई गियर चेंज कर रहा हूँ और ये दब गया, और यहाँ पे जो है या तो टेरेन मोड सेलेक्ट हो गए या मेरे से सेलेक्ट हो जाता है रियर डिफरेंशियल, जो कि ये बताता है कि भैया रियर डिफरेंशियल कैसे एंगेज करोगे, आपकी गाड़ी तो 4x4 में है ही नहीं, ऐसे जो है कुछ वार्निंग वगैरह आने लग जाती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इस जगह को लेकर सही की जा सकती है। एक और चीज़ है, एंड्रॉइड फ़ोन है तो कोई नहीं है इशू होगा आपको। अगर आपके पास में आईफोन है तो उसमें जो NFC है उसमें एक फंक्शन आता है बाय डिफ़ॉल्ट कि आप जब भी NFC के पास ले जाते हो तो एप्पल पे या एप्पल वॉलेट जो एक्टिवेट हो जाता है। इस गाड़ी में जब भी मैं अपना आईफोन चार्ज करता हूँ, यहाँ रखता हूँ मैं, ऑलमोस्ट एवरी टाइम इट हैपन्स कि उसका जो है NFC एनेबल होता है। मैं इतना उससे परेशान हुआ हूँ कि मैं वायरलेस चार्जिंग वैसे यूज़ नहीं करता था, मैंने वायरलेस चार्जिंग का फ्यूज़ ही निकाल दिया है। अब वायरलेस चार्जिंग यूज़ ही नहीं करता हूँ मैं मोस्टली ये फास्ट 60 वाट जो है वो यूज़ करता रहता हूँ, तो मेरे को जो है उससे रिलेटेड कोई समस्या ही नहीं है। बट ये एक चीज़ है, बार बार फ़ोन की लाइट ऐसे जल जाती है, तो मैंने कहा चलो ऐसे कराऊँ, मैं वैसे वायरलेस चार्जिंग यूज़ नहीं करता हूँ। मैं एक की जगह 3 फ़ोन रख सकता हूँ एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं 2-3 फ़ोन जो है वो रख लूँगा, मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। बाय द वे फ़ोन अगर आपको रखने का इशू हो रहा है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसका, ये फ़ोन लो और यहाँ पे जो है आप रख सकते हो। ये गाड़ी में भाई साहब ये फ़ोन रखने की बड़ी सही जगह है, उसके लिए डिज़ाइन नहीं है बट अच्छी जगह होगी है। कुछ इश्यूज़ और है जो कि मुझे यहाँ बैठ के बताने हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक तो ये, अगर आप ये इसको अब तक देख रहे हो और आपको लग रहा है कि मैंने पन्नी भी नहीं हटाई, कितना इंडियन हूँ मैं, तो वो इसलिए नहीं हटाई क्योंकि ये डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सटेंडेबल है, ये एक्सटेंड होता है इतनी जगह फिर भी छोड़ता है। और आई हैव रियलाइज्ड कि जिस तरीके की ये गाड़ी है, जैसा स्टैंड है यहाँ पे एकदम 90 डिग्री एंगल वगैरह बना हुआ है, जिस तरीके से आगे है, ये सिर्फ यहाँ जब रहता है तभी काम का है। क्योंकि ये जब यहाँ होता है तो जहाँ जितना कवर करता है, मोस्टली धूप जो है इतने से पैच में से अंदर घुस रही होती है जो परेशान करने वाली होती है हाथ वाथ पे, तो मतलब ऐसा कुछ मोस्टली यूज़ आता ही नहीं है इसका। मैंने कभी ऐसे खोल के ऐसे नहीं रखा होगा कि आज मेरे को सन जो है ब्लॉक करने के लिए चाहिए। मोस्टली मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं अपनी सीट ऊपर करके नॉर्मली चलाता रहता हूँ और हाथ जो है वो यहाँ रख लेता हूँ तो धूप से बच जाता है, और एक हाथ से जो है चलाता रहता हूँ और इंडिकेटर जो है उसका भी उपयोग करता हूँ। तो वो एक चीज़ यहाँ पे रहेगी। बाय द वे इंडिकेटर से भी एक चीज़ याद आ गई, मैं बता दूंगा, वो भी इशूज़ में ही था। इस गाड़ी का एक्चुअली इशू हो सकता है इसलिए मैंने जो हाईलाइट नहीं किया, वो ये कि इंडिकेटर की आवाज़ कुछ टाइम बाद में बंद हो जाती है, बट आई थिंक ये इस मेरी पर्टिकुलर गाड़ी का इशू है, तो इसको सर्विस वाली वीडियो में जो है ज़्यादा बेटर समझाऊंगा मैं क्या है। एनीवे, तो एक तो सन शेड जो है वो इतना काम में नहीं आता है। दूसरी चीज़, इस गाड़ी में कुछ सेटिंग्स जो हैं वो उनका क्विक एक्सेस होना चाहिए था। जैसे यहाँ पे जो है 2 बटन खाली रह गए, हालांकि ये ऑटोमेटिक में आते हैं किसी यूज़ में, बट उनको एडास का अगर बटन बना दिया जाए कि क्विकली एडास जो है उसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन ऑफ करने का बटन हो गया और एक लेन कीप असिस्ट जो है ऑन ऑफ करने का हो गया। अभी आपको जो है चलते चलते कर सकते हो आप, फिडल करके ऐसे सेटिंग्स में और सेटिंग में जो है आप उसको कर सकते हो, बट मेरे को लगता है कि अगर उनका डायरेक्ट एक एक्सेस दे दिया जाता तो बेटर होता। ऑल्सो
ऑल्सो जो इस गाड़ी का अडेप्टिव हाई बीम है जो कि बेसिकली अगर आप इसको नीचे मतलब चल रहे हो तो आप ऑटो पे रखो और उसको नीचे कर दो तो अडेप्टिव हाई बीम पे गाड़ी आती है। वो अडेप्टिव हाई बीम जो है ऐसा परफेक्टली काम नहीं करता है। कई बार जब टर्न वगैरह आप ले रहे होते हो कुछ सिचुएशन में जो है इट जस्ट डजंट वर्क दैट परफेक्टली। वो एक इशू जो है मेरे को इन गाड़ी के साथ में लगा ही है कि ये अडेप्टिव हाई मतलब ये महिंद्रा की दूसरी गाड़ी के साथ में भी लगा है। हालांकि इसका कंपैरिजन मैं सिर्फ हाई एंड कार्स के साथ में मोस्टली कर पा रहा हूँ। या Hyundai की कुछ कार्स है जिनके साथ में मैंने देखा है कि उनका थोड़ा ज़्यादा परफेक्टली काम करता है। जैसे ही सामने से कोई दूसरी गाड़ी दिखी या सामने से कोई गाड़ी आती हुई दिखी या कोई लाइट आई कहीं पे सड़क पे वो तुरंत लो हो जाता है। ये लो नहीं होता है, ये कभी कभार हाई हो जाता है वापस हाई टाइम पे नहीं होता है। तो थोड़ा सा ऐसा है बट मोस्टली आप ऐसा माइंड नहीं करोगे। कभी कभार आपने हाईवे पे नोटिस कर लिया तो कर लिया, आदि ऐसी चीज़ है। लेकिन क्योंकि मैं एज ए ओनर बता रहा हूँ तो आपको हर छोटी मोटी चीज़ जो है बता रहा हूँ। ऑल्सो हर छोटी मोटी चीज़ क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ तो एक और चीज़ जो है वो आ जाती है और वो है कि क्या अभी तो मेरे को याद था यार, कुछ तो बोलना था मेरे को। एक तो और चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ मैंने बोली नहीं आपको। पता है गाड़ी गंदी है, आपने नोटिस किया नहीं किया? अभी शूट करते हैं देखो, जैसे यहाँ से गंदी है, यहाँ से गंदी है, यहाँ से मिट्टी में हम इसको ऑफ रोड ले जाते हैं, हम नहीं करते साफ, थोड़े टाइम बाद में आके साफ करते हैं। कुछ भी ग्लॉसी पार्टी नहीं है भाई, गंदा होकर स्क्रैच लगेंगे किस पे, किस चीज़ पे लगते नहीं, स्क्रीन पे लग सकते हैं जिसका हमने अभी तक लेमिनेशन नहीं उतारा है। हर चीज़ ये सॉफ्ट टच है, ये नीचे की तरफ जो है ये इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया इन पे स्क्रैचेस आ नहीं सकते। ये एक मस्त चीज़ है इस गाड़ी की। आप साफ़ ना करो, यूज़ करते रहो, कोई स्क्रैचेस नहीं आते, एक दिन ढंग से साफ करो, एकदम नई जैसी लगती है गाड़ी वापस। एनीवे मैं कुछ बता रहा था, हाँ एक और चीज़ जो मैं बता रहा था वो क्लच गियर चेंज करते हो तो मुझे याद आ रही थी। हाँ दिस इज़ अगेन एन इशू बट इसका कोई सॉल्यूशन मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादातर लोगों को मतलब होगा। अगर आप मैनुअल लेते हो तो इस गाड़ी का जो भारी फ्लाई व्हील है, जो क्लच है, वो स्पेशली लोअर 2-3 गियर्स में आपको जो है एक झटका सा देगा। मतलब इस झटका इन द सेंस आपको स्मूथ शिफ्टिंग करने की टेक्निक सीखनी पड़ेगी। अब ये इजी है उन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ ये एक ही गाड़ी होगी, उनको थोड़े टाइम में आदत पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ मैं एक्चुअली क्या कह रहा हूँ। ये देखो सेकंड में भी है ना, देयर इज़ अ मूवमेंट, और ये मूवमेंट मोस्टली इसलिए है बिकॉज इसका जो है फ्लाई व्हील का मूवमेंट चल रहा होता है और आपका क्लच डिसएंगेज होता है, आप दूसरे गियर में जाते हो, आरपीएम जो है वो मैच नहीं करते हैं। दी ओनली सॉल्यूशन इज़ कि जब आप इसका गियर चेंज करो, जैसे कि मैं अभी सेकंड गियर में आया और मैंने जब ये गियर चेंज किया, सो यू जस्ट वेट अ लिटिल बिट और आपको थोड़े टाइम में ये देखो स्मूथली हो गया। आपको पता चलने लग जाएगा कि कौन से पॉइंट पे जो है स्मूथ शिफ्टिंग होगी। हायर स्पीड पे ये प्रॉब्लम नहीं है, 60-70 ऊपर आने के बाद में फिर आप 4th 5th 6th में जाओगे तो भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस आप क्लच को जो ऐसे छोड़ दो एकदम से, जो कि फिर झटका देके जो है क्लच पे भी स्ट्रेस बढ़ाता है। बट मोस्टली मतलब इट्स इशू जिसके साथ आपको डील करके आप थोड़े दिनों में उसको भूल जाओगे अगर आप एक ही गाड़ी चलाते हो। तो अगर आप अलग अलग से गाड़ी चेंज करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। बाकी मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है, मतलब बाकी तो सब बढ़िया सा ही लग रहा है ऐसा एक्चुअली। अब देखो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने आपको जो है खूबियाँ जो है 5-7 ही बताई होगी, जो बुराइयाँ हैं वो 5-7 और इश्यूज़ जो है वो भी 5-7 बता दिए। इनफैक्ट मेरे को इस गाड़ी के साथ में 2-3 ऐसे इशूज़ आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है सर्विस में सॉल्व हो जाएंगे। सर्विस वाली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा महिंद्रा के साथ में कैसा है। बट ये सब होने के बावजूद मेरे को गाड़ी जेन्युइनली बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया गाड़ी जो है वो मेरे को लगने लगी है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था मैं इसको लंबे टाइम रखने के हिसाब से खरीद रहा हूँ, खरीदते टाइम तो नहीं सोचा था, बट आई डोंट फील लाइक सेलिंग। वैसे एक और चीज़ है कि अभी जीएसटी में इनकी प्राइस कम होगी यार, 1-1.5 लाख रुपए, तो बीच में प्राइस बढ़ी थी, अब जो सस्ती हो गई तो मेरी गाड़ी जो है मुझे लगा उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। अब मैं बेचूंगा तो 1 लाख रुपए कम मिलेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम, बट एनीवे मैं बेच नहीं रहा हूँ। आई एम लविंग दिस कार। ये गाड़ी जो है हर तरफ से मेरे को ज़बरदस्त लगती है, रगिड है, सॉलिड रोड प्रेजेंस है, पावरफुल इंजन है, 4x4 है, मेरा पूरा काम जो है इससे बन जाता है जिस तरीके की गाड़ी है। मुझे किसी भी पॉइंट पे नहीं लगता कि ये गाड़ी जो है वो देखो एक चीज़ है जो कि मेरे को पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। मुझे पता है कि कई लोग जो है वो थार या इस तरीके की गाड़ी को नॉर्मल गाड़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल गाड़ी नहीं है। आपको कई छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ लेते टाइम ही समझ में आ जाने चाहिए कि आप करेंगे। ये किसी भी तरीके से नॉर्मल राइड क्वालिटी नहीं दे सकती है, किसी भी तरीके से रोज़ फैमिली बैठ के जाए और वो इन्जॉय करे वैसी गाड़ी ये है ही नहीं। किसी भी तरीके से ये ऐसी गाड़ी नहीं है जहाँ पे आपको जो है एकदम कंफर्टेबल और सर्विस में भी कोई निगल्स नहीं, गाड़ी में भी कोई निगल्स नहीं है, ऐसे बढ़िया मज़ा ही आ रहा है, हर जगह पे स्मूथ राइड है, हाईवे पे बढ़िया सेल कर रहे हो, वैसी चीज़ है ही नहीं। दिस इज़ अ डिफरेंट कार विद डिफरेंट कैरेक्टर। एक अलग तरह का कैरेक्टर जो है वो आपके अंदर भी, यानी कि चलाने वाले के अंदर भी, ओन करने वाले के अंदर भी होना चाहिए। तो मुझे जो है वो नो डाउट मज़ा आता है। हाँ मैं गाड़ियाँ बार बार बदलता रहता हूँ, चलाता रहता हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि और ज़्यादा स्मूथ है, कुछ गाड़ियाँ जो जिनके साथ ज़्यादा जिया जा सकता है, लंबे ट्रैवल डिस्टेंस कवर किए जा सकते हैं। कई बार मेरे को आजकल ईवीज़ पे भी मन आने लग गया भाई कि यार ईवीज़ भी बढ़िया ठीक ही है। एक्चुअली कुछ गाड़ियाँ सही हो गई ईवीज़ में भी,
बट आई जस्ट लव दिस कार एंड आई डोंट थिंक आई एम सेलिंग इट एनी टाइम सून। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। अगर आपको कुछ और जानना हो जो कि मैंने इस एक्सपीरियंस में कवर नहीं किया हो अब तक, तो आप बता सकते हो। मोस्ट लाइकली सर्विस वाली वीडियो में वो कवर हो जाएगा, जो कि थोड़ा टाइम बाद में आने ही वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगले वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।